नमस्कार। प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड में वन प्रबंधन के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है। रिकॉर्ड वन क्षेत्र जो है उत्तराखंड का वो 38,000 किलोमीटर होगा, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर होगा। इसका अर्थ क्या है? रिकॉर्ड वन क्या होता है? उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड की भूमि में जितना वन या जो क्षेत्रफल है हमारा उसको रिजर्व किया गया है, मतलब उस पर पेड़ हो या ना हो वो वन के अंतर्गत रखा गया है। अगर इसको प्रतिशत में देखा जाए कि रिकॉर्ड वन कितने प्रतिशत हैं, तो ये क्षेत्रफल का कुल 71.05% होने वाला है। और अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कुल वन आच्छादन यानी कितनी भूमि पर जो है, राज्य के कितने भूमि पर वन है, तो वो होगा 45.44%। और इससे संबंधित अगर आएगा कि वृक्ष आच्छादन तो यह है 1.87% भाग पर, 1.87% भाग पर उत्तराखंड में वृक्ष आच्छादन है। अब उत्तराखंड में वन प्रबंधन की आवश्यकता क्या है या इसका इतिहास क्या रहा है, इसको जानना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल शुरू होने से पहले उत्तराखंड के जो आम नागरिक थे वो वनों का जो दोहन कर रहे थे, मतलब उनका उपयोग कर रहे थे, वो स्वतंत्रता पूर्वक हो रहा था। अब सन 1815 में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की शुरुआत होगी, गोरखा लोगों को जब अंग्रेज हराते हैं, उसके बाद उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन व्याप्त होगा। तब 1815 में जब कुमाऊं कमिश्नर 3 मई 1815 को ई गार्डनर को बनाया जाता है, यहाँ से लेकर के सन 1818 तक जो पूर्व में चल रही प्रथाएं थी, जिस हिसाब से वनों को काटा जा रहा था वो वैसे ही चलता है। 3 वर्षों का अंतराल जो था वो वैसे ही चलता है। परंतु सन 1818 ईस्वी में जो ठेकेदारी व्यवस्था थी उसे अब कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा दिया जाने लगा। ठेकेदारी प्रथा को व्यवस्थित तरीके तक 1858 तक चलाया गया था। यहाँ पे क्या होगा 1858 में, फिर रेमजे के काल में कुछ कार्य होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि जो सरकारी रूप से ठेके देने का जो कार्य हुआ था 1818 के आसपास शुरू हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं ब्रिटिश काल के, जो 3 वर्षों का समय रहेगा, उसमें पूर्व की प्रचलित प्रथाओं के आधार पर ही वनों के ठेके आम नागरिकों द्वारा दिए जाते थे। अब 1818 में जब कुमाऊं कमिश्नर सरकारी वनों को देंगे, उसके बाद क्या होगा 1826 में सर्वप्रथम कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल इस टाइम पे होंगे। 1826 में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल रहे हैं। ट्रेल के द्वारा क्या किया जाता है, साल के वृक्षों का कटान रोका जाता है और थापला भूमि, ये इंपॉर्टेंट होगा, थापला भूमि को संरक्षित किया जाता है। अगर कभी पूछता है कि थापला भूमि को किस कमिश्नर के द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था, तो 1826 में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा थापला भूमि को संरक्षित किया गया था। और यहाँ पे क्या होगा कि जो साल का वृक्ष होगा इसके कटान को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि अब आप साल के वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा 1826 का जो ये ट्रेल द्वारा किया गया जो प्रयास था, तो ये वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास था। कुमाऊं में वन प्रबंधन का जो प्रथम प्रयास होगा वो अगर पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था, तो कुमाऊं कमिश्नर इस समय पे कौन है, 1826 में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल है। इसके बाद क्या होगा, आपको पता है भारत में रेल आगमन जो है 1853 के आसपास हुआ था। तो 1853 में रेल आगमन में आपको पता होना चाहिए कि जो रेल के जो सस्पेंशन बनते थे वो साल के वृक्ष हो गए, देवदार के वृक्ष हो गए, मजबूत लकड़ी, उसके लिए इमारती लकड़ी चाहिए होती थी। तो 1853 में रेल आगमन के बाद जो ठेकेदार थे वो उत्तराखंड के वनों की तरफ आए थे कि यहाँ पे साल के वृक्ष, देवदार के वृक्ष जो हैं बहुत मात्रा में थे। तो 1855 से लेकर के 1861 तक उत्तराखंड के वनों का जो दोहन था वो अपने चरम पर रहता है, विनाश की ओर था यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा आपको ध्यान रखना है, सन 1858 में हेनरी रेमजे द्वारा
कुमाऊं में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि अब वन का किसी भी व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ से रेमजे द्वारा क्या किया जाता है, वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया जाता है। और अगर कभी पूछता है कि कुमाऊं में वन प्रबंधन की जो वास्तविक शुरुआत होगी वो रेमजे द्वारा होगी, वास्तविक जो शुरुआत होगी वो हेनरी रेमजे द्वारा की जाती है। इसके बाद क्या होता है, हेनरी रेमजे जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हेनरी रेमजे सन 1858 से लेकर के 1868 तक कुमाऊं में वन अधिकारी भी रहे। इन्होंने वनों के संरक्षण में कार्य भी किए। ठीक हो गया। अगला हमारा टॉपिक है जो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। वन विभाग से एक प्रश्न हाल ही में अधिशासी अधिकारी में रहा शायद एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि जो वन अधिनियम 1865 आया था वो किन विशेषज्ञों, किस देश के विशेषज्ञों की मदद से आया था। तो जर्मन जो थे, डिट्रिच ब्रेंडिस इसमें मुख्य होंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि सन 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से भारत में वन विभाग को जन्म दिया जाता है। यानी कि अगर पूछेगा भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1864 में हुई। और यहाँ से वैज्ञानिक पद्धति से जो है वन प्रबंधन आरंभ किया जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, वनों का जो महाअधीक्षक या महानिरीक्षक है 1864 में जो है नियुक्त होते हैं, हमारे अधिनियम के तहत होंगे। परंतु डिट्रिच ब्रेंडिस, आपको याद रखना है, डिट्रिच ब्रेंडिस, इनका नाम महत्वपूर्ण होगा, डिट्रिच ब्रेंडिस। बाद में क्या होता है, ठीक 1 वर्ष बाद डिट्रिच ब्रेंडिस की ही सिफारिश पर जो भारत सरकार होती है उस समय पे 1865 में क्या करती है, एक वन अधिनियम लाती है, जो भारत का क्या होगा, पहला वन अधिनियम होगा। इसका ध्यान रखना है, यह है पहला वन अधिनियम, पहला अधिनियम होने वाला है, पहला वन अधिनियम ये है। इससे पहले 1 वर्ष और है 1861 का, ये महत्वपूर्ण होगा। हेनरी रेमजे द्वारा वन बंदोबस्त किया जाता है, हेनरी रेमजे द्वारा। इसके तहत क्या होगा, आपने देखा होगा कि वनों में वृक्षों को चिन्हित किया जाता है, यानी कि वनों को जो वृक्ष है मुख्य महत्वपूर्ण, जैसे साल हो गए, देवदार हो गए, इनके वृक्षों को चिन्हित करने की जो शुरुआत हुई थी वो 1861 में हेनरी रेमजे द्वारा की गई थी, वन बंदोबस्त के द्वारा। इसी के बाद जो है टिहरी रियासत में भी वन बंदोबस्त होता है, जब इसमें भवानी शाह जो है सिफारिश करते हैं कि टिहरी रियासत में भी वन बंदोबस्त चलाया जाए। अब भारत का पहला वन अधिनियम पूछेगा 1865 के आसपास, डिट्रिच ब्रेंडिस की सिफारिश पर लाया गया था। अब क्या होगा, इसके बाद वनों का जो प्रबंधन होगा डिट्रिच ब्रेंडिस की उसके संरक्षण में वैज्ञानिक पद्धति से होगा। तो 1868 में कुमाऊं में एक पृथक वन विभाग की स्थापना कर दी जाती है। कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना पूछेगा, 1868 होगा। इसके ठीक 1 वर्ष बाद गढ़वाल वन विभाग की स्थापना होती है 1869 में। और ध्यान रखना है 1869 में ही कुमाऊं में जो वन प्रबंधन का कार्यभार था वो मेजर पियर्सन को सौंपा जाता है। ये पियर्सन क्या करते हैं, ये हेनरी रेमजे के किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हैं अपने कार्यकाल को चलाने से पहले, जब इन्होंने शपथ ली होगी उस चीज़ की। तो वहाँ पे ये हेनरी रेमजे द्वारा किए गए वन बंदोबस्त और उनके द्वारा किए गए ठेकेदारी प्रथा की ये प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने उसको समाप्त किया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या होगा, वनों को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक होंगे आरक्षित और दूसरे होंगे संरक्षित। अब आरक्षित और संरक्षित वन बहुत बारी पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड में वनों को 2 वर्गों में कब विभाजित किया गया, जिसमें एक आरक्षित होगा और एक संरक्षित होगा। तो आरक्षित वन को समझना है कि आरक्षित वन क्या होता है। आरक्षित वन होता है जो सरकार के संरक्षण में होगा, इसमें अधिकार सिर्फ सरकार को है, वही इसमें नीतियां बनाएगी। और इसमें जो है आरक्षण जो लोग थे, आम नागरिक हैं, उनको जैसे गाय चराना ये सब प्रतिबंधित था। गाय चराना हो गया, जैसे आपको घास लेने जाना है, लकड़ी लेने जाना है, आप आरक्षित वनों में
नहीं जा सकते हैं। तो कभी पूछेगा कि आरक्षित वनों की व्यवस्था उत्तराखंड में कब हुई, तो 1878 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके बाद संरक्षित वन क्या होगा? संरक्षित वन जो ग्रामीण लोग थे उनको इन वनों में कुछ अधिकार थे, सीमित अधिकार थे कि आप थोड़ा सा चारा ले सकते हैं, गाय वगैरह चरा सकते हैं, थोड़ा लकड़ियां अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, परंतु वृक्ष अभी नहीं काटेंगे आप लोग। तो ये जो 2 भागों में उत्तराखंड के वनों को विभाजित किया गया है 1878 के वन अधिनियम के द्वारा किया गया है। आरक्षित वन और संरक्षित वन, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे है 1 मई 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कर दी जाती है। तो कभी पूछेगा कि टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1 मई 1885 को की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो इनकी औपनिवेशिक जो नीतियां थी, औपनिवेशिक नीति का अर्थ क्या होगा? जो व्यापारिक नीतियां अंग्रेज लोग लाते थे, मतलब कि राजस्व एकत्रित कैसे होगा। तो 1890 में अधिसूचना के द्वारा कहा जाता है कि अब चीड़ के वृक्षों से लीसा टपान होगा, यानी कि चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होने वाला जो लीसा था अब उसको एकत्रित किया जाएगा और राजस्व के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। उससे भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपकरण बनने वाले हैं, उपकरण का अर्थ होगा जो प्रोडक्ट उससे बनेंगे। ठीक हो गया। तो लीसा टिपान का भी पूछा गया है, ये पहले भी आया है। अगर पूछा जाता है तो कब शुरुआत हुई लीसा टिपान की, तो 1890 में एक अधिसूचना के द्वारा इसको किया गया था। इसके बाद 1893 का वर्ष इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या हुआ था? 1893 में एक सरकारी अधिसूचना के द्वारा जो भूमि थी, बेनाप भूमि, जिसको केसरे हिंद भूमि भी कहा जाता था, अब वो सारी संरक्षित घोषित कर दी गई थी। संरक्षित का अर्थ क्या होगा? अब वो सरकारी भूमि हो चुकी थी। यानी कि बेनाप भूमि, अगर पूछता है कि बेनाप भूमि को उत्तराखंड में संरक्षित भूमि कब घोषित किया गया, 1893 का वो वर्ष रहेगा। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद का वर्ष है हमारे पास 1894। 1894 के वर्ष में 2 अधिसूचनाएं एक साथ निकाली जाती हैं, जिसमें पहली अधिसूचना क्या है? पहली अधिसूचना के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि वनों में जो 8 प्रकार के वृक्ष हैं अब वो संरक्षित वृक्ष घोषित होंगे। 8 वृक्षों की प्रजाति को संरक्षित घोषित किया गया है। तो अब पूछेगा कि किस वर्ष वनों में 8 प्रकार के वृक्षों को संरक्षित घोषित किया गया था, तो 1894 में की गई अधिसूचना के द्वारा। इसके बाद इसी का एक दूसरा हिस्सा होता है, या जो दूसरे क्रम की अधिसूचना होगी, उस अधिसूचना में क्या व्यवस्था होती है कि जो जंगल होंगे, जंगल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जाल नहीं डाल सकता है, शिकार करना अवैध कर दिया गया था और मछली पकड़ना भी अवैध कर दिया गया था। और इस घोषणा के तहत जो सरकारी अधिकारी हैं उनका भी अवैध है और जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी अवैध है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं दी जाती है। फिर बाद में क्या होता है, 19 अक्टूबर सन 1900 को एक अधिसूचना फिर आती है। अब इस अधिसूचना के द्वारा ब्रिटिश सरकार क्या करती है, जो उनके कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी नौकर चाकर होंगे, इस अधिसूचना के द्वारा इस जो यहाँ पे दी गई दूसरी अधिसूचना थी, जिसके तहत जाल डालना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सब अवैध था। अब सरकारी अफसर क्या थे, उन बाध्यताओं से मुक्त हो चुके थे, यानी वो शिकार कर सकते थे, जाल डाल सकते थे, मछली पकड़ सकते थे। तो सरकारी अधिकारियों को कब जो है ये छूट दी गई कि वो शिकार कर सकते हैं, जाल डाल सकते हैं, तो ये अधिसूचना 19 अक्टूबर सन 1900 को जारी की गई थी। इसके बाद एक अधिसूचना फिर आएगी 16 अक्टूबर सन 1902 को। ये प्रश्न भी पूछा गया है लोक सेवा आयोग द्वारा कि 16 अक्टूबर 1902 में एक अधिसूचना जारी होती है। इसके द्वारा क्या होगा, नैनीताल, भीमताल हो गया, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और अंतिम होगी हमारी इसमें मालवा ताल। जो ये तालें थी, इनमें मछली पकड़ना पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 16 अक्टूबर सन 1902 को जारी की गई अधिसूचना के द्वारा। कभी प्रश्न आएगा कि नौकुचिया ताल में मछली पकड़ना किस वर्ष से जो है प्रतिबंधित किया गया था, तो ये होगा हमारा 1902 का अधिनियम।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे जो यहाँ पे लिखी नहीं गई होंगी, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा था कि 1855 से लेकर 61 के जो ये काल अवधि है, ये टाइम पीरियड है, इसमें वनों का जो है चरम पर जो है दोहन किया गया था, तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे और इसमें हम देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं आप ध्यान रखेंगे। मेजर पियर्सन वाला कि रेमजे द्वारा मेजर पियर्सन को किस वर्ष वन प्रबंधन का कार्यभार सौंपा गया था, तो 1869 में यह वर्ष होगा। फिर इससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं, क्योंकि वन प्रबंधन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, एक बड़ा टॉपिक है, तो 1902 तक का कालखंड हमने देख लिया है। इसके बाद का जो वन आंदोलन होगा, इसके बाद क्योंकि वन प्रबंधन तो हो चुका है, धीरे धीरे नागरिकों के क्या होंगे, अधिकार छिनते चले जाएंगे। जैसे गाय चराना हो गया, लकड़ी नहीं काटना हो गया, और घास नहीं लाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है अब प्रतिबंधित होंगी, तो लोगों में आक्रोश आता रहेगा। अब यहाँ से क्या होगा, वन आंदोलन भी शुरू होगा। तो 1902 के बाद जो है हमने वन जो आंदोलन है वो भी पढ़ने हैं। तो इसका जो अगला पार्ट जो आने वाला है उसमें हम वन जो आंदोलन होने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ भूमि बंदोबस्त जो हुए हैं उनको भी साथ में देखेंगे। तो जो ये टॉपिक है हमारा आगे भी निरंतर चलता रहेगा, शायद 2 से 3 वीडियो इसमें और आएंगे, तो आप उसको देखते रहिएगा। और जो हमारा चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि समय समय पर आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जो यहाँ पर लिखा गया था कि रिकॉर्ड वन, ये हमारी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये अलग सा टॉपिक रहने वाला है, 17वीं वन रिपोर्ट। तो ये वन रिपोर्ट में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, और जो ये टॉपिक है आगे चलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताइएगा कि और कोई अन्य टॉपिक है जिसे आप जो है पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।